नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। विश्लेषण की एक नई कड़ी लेकर आज फिर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार देर शाम लगभग 9 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव सिर पर है, सारी पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। चुनाव के प्रथम फेज के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपना अकाउंट फ्रीज होने से बेहाल है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के दूसरे प्रमुख घटक दल आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल अब ईडी की गिरफ्त में हैं। अब तक वे ईडी के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे। 9 से अधिक ईडी का समन नकारने के बाद अब वे ईडी के लॉकअप में हैं। चर्चा जोरों पर है कि केजरीवाल अब एक और मामले में फंसने वाले हैं, और वो है जासूसी करने का मामला। जी हां, केंद्रीय एजेंसी के दफ्तरों की जासूसी करने का मामला। आखिर क्या है यह पूरा मामला जो बेहद संगीन होने वाला है? ईडी ने क्या कहा है? हाईकोर्ट ने उन्हें राहत आखिर क्यों नहीं दी? इस पूरे मामले की वजह क्या है? आइए इसे थोड़ा नज़दीक से सीधे शब्दों में समझते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों की माने तो केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय जासूसी का मामला दर्ज करने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के घर से बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों को 150 पन्नों का एक दस्तावेज मिला है। इस दस्तावेज में ईडी के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की 150 पन्ने की डिटेल रिपोर्ट है। यह एक आधिकारिक और गुप्त रिपोर्ट है। ये जो 2 अधिकारी हैं, दोनों जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। इतने सीनियर अधिकारियों के बारे में 150 पन्नों की जानकारी आखिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्यों इकट्ठी की, और उन्हें यह कैसे हासिल हुआ? क्या ये गैर कानूनी तरीके से जासूसी का मामला बनता है या नहीं बनता है? इस पर कानूनी पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। क्या यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है? आखिर कौन कौन सी धारा उन पर लगाई जा सकती है? इसको लेकर के गहन मंथन ईडी में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के रिमांड नोट में भी इस दस्तावेज का जिक्र किया जा रहा है, ऐसा संकेत मिला है। साथ ही इस दस्तावेज के बरामद होने के बाद ईडी इस पर भी विचार कर रही है कि उसके 2 बड़े अधिकारियों की जासूसी करने के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलग से क्या कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या नहीं। दूसरी तरफ आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि उनके वकील ने उक्त याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उक्त याचिका वापस लेने की जानकारी उन्होंने कोर्ट को दी है। हालांकि गुरुवार को सीजेआई की डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सिंघवी से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष यह याचिका पेश करने को कहा था। इसके बाद सिंघवी न्यायमूर्ति खन्ना की अदालत में पहुंचे और याचिका पेश की। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल की याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी, जो थोड़ी देर में बैठेगी। केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद बृहस्पतिवार देर रात उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, लेकिन अब याचिका वापस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें निचली अदालत में पेश कर उन्हें ईडी पुलिस रिमांड पर लेगी पूछताछ के लिए। ऐसा संकेत मिल रहा है कि ईडी कम से कम 1 सप्ताह पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर ले सकती है। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी मामले में भूमिका क्या थी, और ईडी ने कौन से आरोप उन पर लगाए हैं, और उन्हें आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है? ईडी उनके पीछे आखिर क्यों पड़ी थी, और क्यों लगातार अब तक 9 सम्मन उन्हें जारी किए गए थे? ईडी ने आखिर क्या कहा है? हाल ही में ईडी ने एक प्रेस नोट जारी कर शराब नीति मामले में बीआरएस
कि नेता के कविता, जो पिछले कुछ माह पहले तक वो तेलंगाना में सत्ता में वो पार्टी थी, कि उन वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है के कविता को साजिशकर्ता बताया है। ईडी ने कहा है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश की है, शराब नीति में बदलाव करवाए और फिर उसे अपनी तरह से लागू कराया। इसके बदले में साउथ की शराब लॉबी ने आम आदमी पार्टी को एक मुश्त 100 करोड़ रुपए दिए, ऐसा ईडी का कहना है। इसके बाद शराब के थोक कारोबार में जो कमीशन 12% किया गया, उसमें से 6% वापस आपको भेजा गया, ऐसा आरोप लगाया है ईडी ने। केजरीवाल का नाम कुछ आरोपियों और गवाहों के बयानों में आया। इसका जिक्र एजेंसियों ने अपने रिमांड नोट और चार्जशीट में भी किया है। अब आरोपी विजय नायर ने भी इस मामले में राज खोले हैं। ये आरोपी विजय नायर आखिर है कौन और इसने क्या राज खोले हैं ईडी के सामने? शराब पॉलिसी में आरोपी विजय नायर का मुख्यमंत्री कार्यालय में पूरी तरह आना जाना था और ये बेधड़क आते जाते थे, और यही नहीं बल्कि वो अधिकतर समय वहीं बिताते थे। वह मुख्यमंत्री केजरीवाल से काफ़ी बातें करते थे। विजय नायर ने कई शराब कारोबारियों को बताया कि वो शराब पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चर्चा करते हैं। विजय नायर ने ही इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। जब मुलाकात सफल नहीं हुई तो उसने अपने फ़ोन से फेस टाइम ऐप पर वीडियो कॉल के जरिए समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल की बात करवाई थी। बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर अपना बच्चा है, उस पर विश्वास करें और सहयोग करें, ऐसा अब विजय नायर का कहना है, जो कि ईडी के इन्वेस्टिगेशन में उसकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ये बातें उनके सामने खुलासा की हैं, ऐसा ईडी ने दावा किया है। अब इस मामले में पहले आरोपी और अब गवाह बन गए राघव मंगूटा ने आखिर क्या कहा है, क्योंकि ये सब वो प्रमुख किरदार हैं जिनके कारण से अब अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में आए हैं। इसीलिए इनके बारे में बताना या फिर आपके सामने रखना मैं जरा जरूरी समझता हूँ। तो ईडी की चार्जशीट के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंगूटा श्रीनिवासालू के बयानों से आबकारी घोटाले में घिर गए। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मंगूटा श्रीनिवासालू ने 14 जुलाई 2023 को दिए अपने बयान में जांच एजेंसी को बताया कि मार्च 2021 में दिल्ली में शराब कारोबार के निजीकरण करने के ऐड को देखकर वे अरविंद केजरीवाल से मिले थे। उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस ने मार्च 2021 में पार्लियामेंट सेशन के दौरान 16 मार्च शाम 4:30 बजे का समय दिया था। ये लोकसभा के सांसद हैं। मंगूटा श्रीनिवासालू ने ईडी को बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त मंगूटा को बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने भी दिल्ली में शराब कारोबार करने के लिए उन्हें अप्रोच किया है। उन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने का ऑफर किया है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था। और ये इस सांसद ने मंगूटा ने बताया ईडी को, उन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने का ऑफर किया है, ऐसा मंगूटा ने दावा किया। वो आपको इस शराब के बिजनेस के लिए कॉल करेंगी या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम पहले से ही इस पर काम कर रही है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने मंगूटा को कहा, ऐसा मंगूटा ने ईडी को बताया है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मंगूटा श्रीनिवासालू के बेटे राघव मंगूटा ने अपने बयान में बताया कि उसने के कविता और अपने पिता के बीच एग्रीमेंट होने के बाद 25 करोड़ रुपए साउथ लॉबी के अभिषेक बोइन पिल्ले और बुची बाबू को कैश में दे दिए। ये बुची बाबू चार्टर अकाउंटेंट हैं। यही वजह है कि ईडी ने ये दावा किया है कि के कविता यानी के कविता की चार्टर अकाउंटेंट बुची बाबू हैं, जो ये भी अब ईडी की गिरफ्त में हैं। तो यही वजह है कि ईडी ने ये दावा किया है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिलने के बाद ईडी के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ
कर सकती है, इस बात की संभावना प्रबल है। और यही बात मुझे लगता है कि हाईकोर्ट में उनके खिलाफ गई, जिससे कि हाईकोर्ट ने इन्हें राहत नहीं दी ईडी के समन के खिलाफ। और अब क्योंकि वो ईडी की गिरफ्त में हैं, तो ईडी उनसे इन सारे तथ्यों का मिलान करने की दृष्टि से, बयानों का मिलान करने की दृष्टि से उन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। अब इस मामले में मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, के पूर्व सचिव ने आखिर क्या आरोप लगाए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस घोटाले का। और इस प्रकार की जो गिरफ्तारियां राजनीतिक हो रही हैं, या फिर शराब घोटाले में जो गिरफ्तारियां अन्य लोगों की हुई हैं, वो उसके पीछे का ये भी एक बड़ा कारण है। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को अपने बयान में बताया कि मार्च 2021 में उन्हें मनीष सिसोदिया से एक ड्राफ्ट रिपोर्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी GOM मिली। जब मनीष सिसोदिया के बुलाने पर वो अरविंद केजरीवाल के घर गए, तो वहाँ सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि GOM यानी जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जो मिनट्स है कि किसी मीटिंग में ऐसे किसी प्रपोजल पर चर्चा नहीं हुई थी। और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें एक GOM रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। इस रिपोर्ट में शराब का थोक कारोबार निजी लोगों को देने की बात की गई थी, ऐसा मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी थे उसने ईडी को बताया। अब आखिर इस शराब घोटाले पर सवाल क्यों खड़े हुए, क्यों इसके प्रति लोगों के मन में आशंका हुई, और क्यों इन लोगों को ईडी एक एक करके उठाती चली गई और उनसे पूछताछ करने लगी, क्यों मामला दर्ज हुआ, और इसको लेकर के आखिर कैसे यह मामला ईडी तक पहुंचा। तो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू कर दी गई। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। यानी अरविंद केजरीवाल की जो नई आबकारी नीति थी, उसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बिंदुवार बता रहा हूँ। इनमें 30 MCD, 1 NDMC और कंटेनमेंट क्षेत्र, एक दिल्ली एयरपोर्ट का जोन था। जोन के हिसाब से शराब की दुकानें तय की गई थी इस नई नीति के तहत। MCD के प्रति जोन में जहां 27 शराब की दुकानें खुली थी, वहीं NDMC और कंटेनमेंट क्षेत्र में 29 और दिल्ली एयरपोर्ट जोन में 10। शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई, उसी समय जब ये कोरोना का महाकाल ऐसा चल रहा था इस देश में, बल्कि दुनिया झेल रही थी। शराब के कारोबार से दिल्ली सरकार ने खुद को अलग करते हुए, यानी अपने को पाक साफ दिखाने की भी कोशिश इस नीति के माध्यम से की गई, और सभी दुकानें निजी हाथों में सौंप दी गई। थोक लाइसेंस धारकों का कमीशन बढ़ाकर 12% फिक्स कर दिया गया। बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बढ़ाने के आरोप लगे। शराब सरकारी दुकानें नहीं, केवल निजी दुकानें बेचेंगी, इस प्रकार की पॉलिसी डिसीजन इसमें लिए गए। शराब दुकानदार भारी रियायत पर शराब बेच रहे थे उस समय जब कोरोना का बिल्कुल भीषण काल देश में चल रहा था और दिल्ली कोरोना की आग में झुलस रही थी। पहले से ज़्यादा बड़ी दुकानें खुली और इसी कारण से ये जो नीति है ये चर्चा में आ गई और लोगों की नज़रें उस ओर जाने लगी कि इस कोरोना के इस प्रकार के भीषण ऐसे महाकाल के समय में जब हालात बदतर हो रहे हैं देश में, लाखों लोग इससे जूझ रहे हैं, इस बीमारी से अपनी जान बचाने के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस वक्त आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस प्रकार की नीति में क्यों बदलाव किया और क्यों इस प्रकार से बड़ा बदलाव करते हुए इतनी तेज गति से इसमें परिवर्तन लाने की स्थिति आखिर उन्होंने क्यों पैदा की, लोगों के मन में आशंका पैदा होने लगी। इससे मामला गरमाने लगा। तब तक दिल्ली में नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना वहाँ नियुक्त हो चुके थे। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। इसमें आखिर क्या कहा गया था वो भी एक प्रमुख आधार बना जब उपराज्यपाल ने इस मुद्दे को आगे केंद्रीय एजेंसी को जांच के लिए रेफर किया। तो उस रिपोर्ट में जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे उन्होंने ही कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिस पॉइंट्स को उन्होंने पॉइंट आउट किया है।
तो उन्होंने कहा था कि शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। इस पर सवाल खड़ा किया गया, आखिर ऐसा क्यों किया गया। कोविड में दुकान बंद रहने के नाम पर ये छूट, उनको लगभग 150 करोड़ के आसपास छूट दी गई शराब कारोबारियों को। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की रकम लौटा दी अरविंद केजरीवाल सरकार ने, क्योंकि वो हवाई अड्डे क्षेत्र में जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही थी, जबकि नियम ऐसा नहीं कहता है। उसके बाद विदेशी शराब पर 50 रुपये प्रति केस की छूट दे दी गई। 2021-22 में जिनको शराब के लाइसेंस मिले उनको टेंडर होने के बाद बेजा फायदा पहुंचाया गया, ऐसा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी का कहना था, जो कि दिल्ली सरकार के मुख्य अधिकारी होते हैं, जिनके मातहत सारा पूरा प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है, उनकी देखरेख में सब कुछ अमल होता है। मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक्साइज विभाग के वो मंत्री भी थे, उन्होंने बड़े फैसले लिए और लागू करवाए। जो इस प्रकार ये जो सारे हुए सब उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की देखरेख में ये सब कुछ हो रहे थे, जो तय प्रावधानों और नोटिफाइड एक्साइज नीति के खिलाफ थे। मनीष सिसोदिया ने शराब का लाइसेंस लेने वालों को टेंडर होने के बाद आर्थिक फायदे पहुंचाए, जिससे सरकारी खजाने को बहुत नुकसान हुआ। ये सब उच्च सियासी स्तर पर क्विड प्रो को दिखाता है, यानी कि कैसे मिली भगत करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। यानी किसी शराब व्यापारी को शराब के जो कार्टेल थे, जो उसका जो गिरोह था व्यापारियों का, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने आपस में मिल करके और कैसे ये खेल किया, बंदर बांट करने की कोशिश की है। रिपोर्ट मिलने के 15 दिनों के भीतर ही उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। यहीं से इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की एंट्री हुई और मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। चौतरफा हमलों के बीच 30 जुलाई 2022 को सिसोदिया ने नई आबकारी नीति को वापस लेने की घोषणा कर दी। इस केस में मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आप नेता संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं, बल्कि अब तो ज़्यादा समय होने चला है और उन्हें लगातार लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी बेल जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रही है। अब तक आम आदमी पार्टी के 4 नेता जेल पहुंच चुके हैं, जबकि अब सीएम अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब एक इसमें इस कहानी में नया मोड़ आने वाला है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि शायद अरविंद केजरीवाल एक जासूसी के मामले में भी फंस सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा जोरों पर है दिल्ली के गलियारों में, कि उनके घर से जब ईडी ने कल छापा मारा और जब पूछताछ के लिए ईडी वहां पहुंची थी, भारी पुलिस बल, 2 टायर सिस्टम सुरक्षा बल का वहां लगाया गया था, किसी तरह की अफरा तफरी न हो, कोई व्यवधान न पहुंचा सके। और उनके घर की जो तलाशी ली है उसमें उनके घर से 150 पेज की एक ऐसी 2 अधिकारियों ने जो रिपोर्ट अपनी तैयार की थी ईडी में, उनकी रिपोर्ट की प्रति उनके घर से मिली है। अब ये कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है, इसको लेकर अभी ईडी ने कुछ खुलासा नहीं किया है। ये चर्चा है, मैं संभावना और आशंका की बात लगातार कर रहा हूं, तो उनको संभव है कि जासूसी यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। तो ये थी शराब घोटाले से धुआं उठने से लेकर आग लगने तक की कहानी। उम्मीद है आपको इससे इस मामले को ठीक से समझने में आसानी हुई होगी। फिर एक नए विषय को लेकर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।